वो क्या कहता है कि आपके पास में एक डेटा अवेलेबल है फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसमें कुछ ऑपरेटर्स हैं जो मशीन को ऑपरेट करते हैं, तो 15 ऑपरेटर्स हैं, मतलब 15 लोग हैं। और डेली आपके यहाँ पे 8 घंटे काम होता है, तो 8 आवर्स के काम होता है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज पर मंथ 25 दिन काम होता है, 5 दिन छुट्टी संडे वगैरह मिलाकर, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर मंथ, मतलब स्टैंडर्ड मतलब आप स्टैंडर्ड का मतलब क्या मानते हो कि एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है, एक बेंचमार्क फिक्स किया हुआ है, एक टारगेट फिक्स किया हुआ है, उस टारगेट के अकॉर्डिंग आपको पर मंथ ना आपको आपका टारगेट है कि 300 यूनिट्स बन जानी चाहिए। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, टारगेट फिक्स किया हुआ है 300 यूनिट पर मंथ बनाने का। स्टैंडर्ड लेबर आवर्स पर यूनिट, और हमने ये भी फिक्स किया है कि एक यूनिट को बनाने में लेबर को 8 घंटे लगने वाले हैं। तो ये 8 आवर्स, ये एक यूनिट, मतलब सोचो कोई बड़ी चीज बनाता होगा तभी तो उसको एक यूनिट बनाने में उसको 8, या एक चीज बनाने में 8 घंटे लगने वाले हैं। फिर हमने फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नवंबर का एक डाटा उठा लिया हमने 2015 का, और उसमें हमने रीड किया तो पाया कि मैन डेज लॉस ड्यू टू एब्सेंटिज्म, यानी कि एब्सेंट हो गए ना, तो मैन डेज। अब मैन डेज का मतलब क्या होता है कि कितने आदमी एब्सेंट थे, है ना। तो उस हिसाब से हमने डेज निकाली। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, नवंबर खुद 30 दिन का होता है, तो यहाँ पे 30 डेज कैसे आ सकता है। मैन डेज मतलब अगर एक आदमी एब्सेंट हुआ तो 1 डे हो गया, और अगर चार, मान लो अगर 10 आदमी एक साथ एब्सेंट होते हैं तो उसको 10 डेज बोल देंगे ना, एक ही दिन में 10 डेज निकल आए। तो ऐसे तो टोटल आपके पास 15 आदमी है। अब मान लो पूरे 30 दिन में कभी एक एब्सेंट रहा, कभी दो एब्सेंट रहे, कभी 3 रहे, कभी एक रहा, कभी 4 रहा, ऐसे करके ना हमने पूरे महीने का देखा तो 30 बार ऐसा हुआ, या 30 डेज निकल के आ गए। समझ में आ गया 30 डेज कैसे निकले होंगे, निकल के आया कैसे, समझ में आया आप लोगों को। देखो हाँ ना बोला करो, नहीं तो मुझे भी नहीं समझ में आएगा कि आप लोग सब सोचते कि मैं क्यों बोलूं वो बोले, इस चक्कर में कोई नहीं बोलता। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं बोलोगे ना, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। यूनिट प्रोड्यूस, और आपने एक्चुअली हमने 300 सेट किया था टारगेट, लेकिन आप 240, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन है, तो वो स्टैंडर्ड और एक्चुअल, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जैसे फील आएगा आपको इसमें। फिर आइडल टाइम, मतलब कितना टाइम वेस्ट होता है, तो आवर्स में कैलकुलेट करके रखा है इसने कि 276 मैन आवर्स, क्योंकि मैंने टाइम वेस्ट करा था मैन आवर्स, ठीक है। फिर बोलता है फाइंड द फॉलोइंग परसेंट एब्सेंटिज्म, यानी कि कितना परसेंट एब्सेंट, किसका, आपका जो लेबर है उसका कितना परसेंट एब्सेंट है। तो आप देखो कि पहले तो ये देखना पड़ेगा एब्सेंट निकालने से पहले कि आपके पास में महीने में 25 दिन काम होता है, 25 डेज काम होता है, पर डे हम 8 घंटे काम करते हैं, और टोटल इतने मैन है आपके पास में, ठीक है, टोटल मैन। अब आप ये बताओ कि अगर नंबर ऑफ मैन डेज, यानी कि एक दिन में मैन, यानी एक महीने में कितने मैन डेज निकल जाते हैं। 15 ऑपरेटर 25 दिन तक आएंगे तो 375 मैन डेज हो गए, ठीक है, 375 मैन डेज हो गए। अब ये बोल रहा है कि टोटल वर्किंग आवर्स पर मंथ, अब अगर आप बात करो कि कितने घंटे काम हुआ, तो 375 आदमी हो गए। कैसे, एक महीने में, भाई एक दिन में 15 आता है, दूसरे दिन में 15 आता है, ऐसे करके 25 दिन के हिसाब से 375 आदमी आते हैं, ऐसे समझो। वो 375 आदमी अगर 8 घंटे रोज काम करते हैं, तो यानी कि वो महीने के 3000 घंटे काम हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आवर्स लॉस्ट इन एब्सेंट, अब एब्सेंट हो गए तो कितना हुआ, हमें पता है कि एब्सेंट कितने हुए थे, एब्सेंट हुए थे 30, एब्सेंट कितने हुए थे, ये रहा 30। अगर 30 एब्सेंट हो जाते हैं, तो यानी कि अगर 30 एब्सेंट हो गया और 8 घंटे वो काम नहीं कर पाएंगे, तो ये 8 घंटे का लॉस हो गया, और 30 मैन अवेलेबल नहीं थे, तो 30 इंटू 8 240। तो ये अपना क्या हो गया, अब हमने इसे 8 से घंटे से मल्टीप्लाई किया तो इन्फॉर्मेशन घंटे में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो मैन डेज को हमने जब हमने मैन डेज को मल्टीप्लाई किया था विद आवर्स, तो आपकी इंफॉर्मेशन घंटों में चेंज हो गई, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गया, टोटल 3000 घंटे काम होना चाहिए था, लेकिन उसमें से 240 घंटे क्या हुआ, एब्सेंट टाइम रहा। तो ये एब्सेंट टाइम आपके पास में आ गया, तो दो इन्फॉर्मेशन आ गई। बस आपको इन्फॉर्मेशन को बताना है कि भाई 3000, टोटल 3000 घंटे थे, और उसमें से क्या हुआ, 3000 घंटे में से 2040 घंटे एब्सेंट टाइम रहा, तो आपका टोटल 8% एब्सेंट टाइम निकल के आ गया। तो ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है कि नीचे आप टोटल लिखते हो और ऊपर उसमें से होता है ना, हमारे 10 में से 2 नंबर आए, अरे ऐसा नहीं होता है ना, आप लोगों के अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन ऐसा फॉर एग्जाम्पल तो टोटल नीचे लिखना होता है, टोटल आवर्स नीचे लिखा और ऊपर एब्सेंट आवर्स लिखा, जो भी निकालना है ऊपर लिख दिया, तो ये 8% आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन पूछता है एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, यानी कि कैसे निकाल सकते हो भाई, आपके जो टोटल लेबर आवर्स कितने थे, टोटल हमने कितने लेबर आवर्स सोचे थे, हमने सोचा था कि कोई भी एब्सेंट नहीं होता है, सब लोग आते हैं और सब लोग 8 घंटे काम करते हैं, तो 3000 घंटे काम होगा।
तो 3000 हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया। अब है कि एक्चुअली जो है आपका यूटिलाइजेशन कितना हुआ, तो आप ये देखो कि स्टैंडर्ड लेबर आवर टू प्रोड्यूस 240 यूनिट्स, आपने कितनी यूनिट्स बनाई, आपने कितनी यूनिट्स बनाई वो भी दे रखा है, डायरेक्टली दे रखा है, ये रहा कि आपने 240 यूनिट बनाई। ठीक है, तो 240 यूनिट बनाने के लिए आपने 240 यूनिट बनाने के लिए आपने 8 घंटे यूज करे, तो आपके टोटल कितने आवर्स हो गए, टोटल हो गए, आप जो भी आपके कैलकुलेटर पे आएगा 240 इंटू 8 करके बताओ, 1920 आवर्स। ठीक है, और टोटल आपके 3000 घंटे में से आपने 240 यूनिट का पूछा है कि 240 यूनिट बनाने में कितना आपका यूटिलाइजेशन हुआ है लेबर आवर्स का, तो 240 यूनिट बनाने में 8 घंटे काम होता है, मतलब क्योंकि एक यूनिट बना, आपको पता है कि एक यूनिट बनाने में आपको 8 घंटे लगने वाले, तो 240 यूनिट बनाने में आपको कितने घंटे लगने वाले हैं, 1920 घंटे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता चला कि 64%। तो ये पता चला आपको क्या कि आपका लेबर का यूटिलाइजेशन क्या हुआ है टू मेक 240 यूनिट्स, 240 यूनिट बनाने में कितना यूटिलाइजेशन हुआ है, तो वो आपका हो गया 64% यूटिलाइजेशन हुआ है 240 यूनिट बनाने में। फिर तीसरा पूछता है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ लेबर। अब आपकी जो लेबर है उसका जो प्रोडक्शन वो करता है उसकी एफिशिएंसी बतानी है, तो लेबर की प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बताने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास में है कि आप क्या करोगे, आपके जो भी एफिशिएंसी बताने के लिए आप क्या करोगे कि जो भी आपके एक्चुअल लेबर आवर्स हैं, है ना, उसके ऊपर स्टैंडर्ड लेबर आवर्स कितने हैं, तो आप ये देखो कि सबसे पहले ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप ये देखो कि स्टैंडर्ड टाइम कितना है, हमने स्टैंडर्ड टाइम कितना फिक्स किया हुआ है, हमें पता है कि हमने स्टैंडर्ड टाइम 8 घंटे फिक्स किया हुआ है, और अगर 240 यूनिट उसको बनाना है तो उसको 1920 घंटे उसको लगने वाले हैं। लेकिन हमारे पास में नवंबर मंथ का एक डाटा उठाया हुआ और हमारा आंसर उसी हिसाब से आएगा, तो नवंबर मंथ में हमने देखा कि भैया आपके जो 30 आदमी है वो नहीं आए थे। ठीक है, 30 आदमी नहीं आए थे, आप बोलोगे 15 के 30 कैसे बने, वो मैंने आपको बता दिया है 8-8 घंटे के हिसाब से, तो 30 आदमी नहीं आए थे, तो आपका जो 8 घंटे रोज लॉस हुआ, तो 240 आवर्स आपका लॉस टाइम हो गया। ठीक है, फिर उसका आइडल टाइम जो है वो 276, वो भी देख लेते हैं, दे रखा है आपके, तो 2 तरीके से टाइम वेस्ट हुआ है आपके लेबर का, 2 तरीके से टाइम वेस्ट हुआ है, एक तो वो आए नहीं तो वो भी हमारा फैक्ट्री का टाइम वेस्ट माना जाएगा, और एक अगर वो आते हैं आने के बाद में वो खाली बैठे रहते हैं, तो 2 तरीके से टाइम वेस्ट होता है, एक तो वो आ जाते हैं लेकिन खाली बैठे रहते हैं, एक है वो एब्सेंट ही हो जाते हैं, तो दोनों ही तरीके से अगर देखा जाए तो आपकी जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी आएगी, फिर उस हिसाब से जवाब देना होगा। तो हम देखते हैं कि एक तो वो आकर बैठे रहे और एक वो आए नहीं थे, तो आप बताओ कि आपका जो टोटल लॉस जो हुआ ना लेबर्स की वजह से टाइम का, वो हुआ 240 प्लस 276। आप इसको लिख लीजिए ब्रैकेट में, आप अपने मॉड्यूल में लिख लीजिए 276 क्यों टोटल टाइम कितना वेस्ट हुआ भाई, आप देखो ये आए नहीं, ये तो एब्सेंट वाला टाइम है ना, तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा भाई, और देखो हमने कहा था कि भैया आपको 240 यूनिट बनानी है, ठीक है, तो इतने घंटे ऑन स्टैंडर्ड लगेंगे। ठीक है, अब लेकिन एब्सेंट का मतलब है कि हमने कितने घंटे हमारे एब्सेंट आवर्स आ गए 240 आवर्स, ये तो समझ में आया ना। हाँ फ्री आइडल टाइम ये तो गिवन है, अच्छा ठीक, बैठे रहते हैं, तो ये 276 और 240 टोटल कितना वेस्ट हुआ टाइम, ये टोटल लॉस ऑफ टाइम कितना हो गया 240 और 276, 560 तो 516 यूनिट्स, 516 आवर्स, इतने घंटे आपके पूरे मंथ के वेस्ट हो गए। ठीक है, अब आप देखो ये कह रहा है कि आप प्रोडक्टिव आवर्स अवेलेबल इन नवंबर, तो ये कितने हैं भाई, अवेलेबल तो हर महीने 3000 है, क्यों 3000 कैसे आया था बताओ, 3000 कैसे आया था अपना भाई, आपका जो 15 ऑपरेटर है वो 25 दिन काम करेंगे और हर रोज 8 घंटे काम करेंगे, तो ये तो 3000 घंटे बना है ना, नहीं बना क्या भाई, 15 लोग हैं 25 दिन तक आएंगे और रोज 8 घंटे काम करेंगे, तो महीने में कितना घंटा काम हो जाएगा, मतलब आपका प्रोडक्शन 3000 क्या आएगा, तो आप प्रोडक्शन आवर्स जो है वो 3000 आवर्स है, लेकिन ये पूरा आपने पूरा प्रोडक्शन आवर्स 3000 को पूरा कहाँ यूटिलाइज किया, उसमें से 516 आपका तो लॉस हो गया ना, 3000 प्रोडक्शन आवर्स तब आपके टोटल अवेलेबल होता है जब कोई भी एक मिनट भी वेस्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे 516 घंटे वेस्ट हो गए, ये टोटल लॉस हो गया, तो 3000 में से 516 घंटे आपके माइनस हो गए,
तो आपके पास में एक्चुअली तो उन्होंने कितने घंटे काम किया, 2484 आवर्स। कितने घंटे काम किया, एक्चुअल लेबर आवर्स कितने आ गए, 2484 आवर्स। ठीक है, अरे समझ में आया मैंने क्या कहानी बताई आपको? अभी तक मैंने क्या बताया, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, आपको ना आपकी जो लेबर है उसका वो कितना प्रोडक्शन करता है, तो प्रोडक्शन वाइज हम उसकी एफिशिएंसी देखना चाहते हैं। ठीक है, अब एफिशिएंसी देखना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक्चुअल लेबर आवर्स कितने हैं, 2484। ठीक है, ये देखो ये फॉर्मूला यूज करोगे तो एक्चुअल लेबर आवर्स तो आपके हो गए 2484, और उसके ऊपर जो स्टैंडर्ड आवर्स कितने हो गए, ये देखो 1920। ये 1920 कहाँ से आए थे बताओ? 200 बाई मैम 240 इंटू 8 किया था जब आया था 1920। ना। हाँ, तो स्टैंडर्ड हमने सोचा था कि भाई अगर 240 यूनिट बनाने हैं और 8 घंटे एक यूनिट को बनाने के हिसाब से 1920 आपके क्या होंगे, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स खर्च होने वाले हैं। तो आपने देखा कि आपके टोटल 2484 हमने एक्चुअली यूज किया और उसके ऊपर आपने कितना फिर प्रोडक्शन किया, 1920 घंटे ही प्रोडक्शन किया। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका जो एफिशिएंसी है यानी कि 77% आपकी टोटल एफिशिएंसी है। ठीक है, आपकी 77.3% आपकी क्या टोटल एफिशिएंसी है। एक सेकेंड है, एफिशिएंसी बढ़ी कि घटी? मैम बड़ी। बढ़ी, बड़ी। बढ़ी। हाँ मैम मैम आप क्या पूछ रहे हो, एक बार वापस पूछना। एफिशिएंसी ऑफ लेबर क्या निकल के आया, 77% निकल के आया। तो इसको मतलब आपको 100% एफिशिएंसी पे काम करना चाहिए, ये तो हमेशा सबको पता होता है। भाई आप एनर्जेटिक हो, अच्छे से खा पी के बैठे हो, तो आपको पढ़ना पूरा चाहिए, लेकिन आप पढ़ पाते हो पूरा या उसमें से कुछ आवर्स लॉस हो जाते हैं, तो वो एफिशिएंसी मानी जाती है क्या? आप सोचो, आप आते नहीं हो है ना, फिर आप आते हो तो खाली बैठे रहते हो, तो उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। उसी की वजह से तो 77 बन गया होगा। तो 100% एफिशिएंसी होनी चाहिए ना हर जगह। मैम ये 64 से कंपेयर नहीं करेंगे अपन कि 64 पहले अपनी 64 थी और अब 77.3 हो गई। एक सेकेंड, हाँ जी, कहाँ पे बी वाला पॉइंट? हाँ कि 64 थी और अब अपनी 77.3 हो गई। आप ये देखो कि वो किस किस कंपैरिजन में वो किस चीज को निकालना चाहता है, मतलब जो लेबर का जो यूटिलाइजेशन है ना वो कितना मैम वो हुआ है। यूनिट के बेसिस पे नहीं निकलेगा क्या एफिशिएंसी? बी वाले का बोल रहे हो कि सी वाले का बोल रहे हो? मैम जो ये एफिशिएंसी, कि आप ये बताओ कि आपकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, आपकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन टर्म्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड पर मैन पर मंथ, अब देखो पर मंथ का बताना है, पर मैन का हमको निकाल के दिखाना कि एक आदमी की प्रोडक्टिविटी निकाल के बताओ। क्या? एक आदमी की प्रोडक्टिविटी निकाल के बताओ कि वो एक आदमी कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर लेगा। तो अगर एक आदमी की प्रोडक्टिविटी निकाल के हम उसका बताना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? तो ये भी बहुत सिंपल है, तो पर मैन प्रोडक्टिविटी निकाल के बताना है, उसके हिसाब से हमको फिर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी का आंसर करना है। तो चलिए अब आप नीचे आ जाओ लास्ट में, डी पॉइंट। हमें पता है हमारे पास से 15 आदमी काम करेंगे और हमने उनको बोला था कि 300 यूनिट पर मंथ बनाना है। ठीक है, तो उस हिसाब से 300 यूनिट 15 आदमी मिलके बनाएंगे, तो एक आदमी को कितना यूनिट बना लेना चाहिए, 20 यूनिट्स पर मैन। पर मैन एक आदमी को 20 यूनिट बना लेना चाहिए था। ठीक है भाई, 300 टोटल प्रोडक्शन करना है, 15 आदमी मिलके काम करेंगे, 8 घंटा एक यूनिट को बनाने में लगता है। ठीक है, ये तो हमको पता है। तो 300 यूनिट डिवाइडेड बाय 15 डायरेक्ट किया तो ये आपके 15 कौन है, अपने 15 आदमी है, तो 20 यूनिट्स बन जाना चाहिए। लेकिन नवंबर के मंथ का आंकड़ा थोड़ा बिगड़ा था ना, क्योंकि एब्सेंट थे लोग, तो आपका 240 यूनिट ही बना और 15 आदमी, भाई 240 यूनिट ही बना और 15 आदमी जो है वो उनका मिला के अपने यूनिट कितना हुआ, तो अपना प्रोडक्शन हुआ 60 यूनिट्स पर मैन, पर मैन। ठीक है, 60 यूनिट्स पर मैन। अब बताओ कि बनना चाहिए था 300 बनना चाहिए था तो आपका 20 यूनिट्स पर मैन बन जाता, लेकिन आपने 240 ही बनाया था नवंबर में, तो 16 यूनिट। तो आप इसको क्या मानते हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ना कि घटना? कम होना। हाँ, कम होना। इसलिए हम कहते हैं और कितना कम हुआ, अब 20 में से 16 गए तो आपने 4 यूनिट्स कम हर आदमी 4 यूनिट कम बना रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, 4 से, मतलब 4 से रिड्यूस हो गई है ना। तो इसका मतलब ये कैसे निकल के आया, अगर आप ये देखो कि आप ऐसे प्रोडक्शन फॉल्स, आपका प्रोडक्शन कितना हो गया, गिर गया, और डिवाइडेड बाय आपके जो टोटल कितने, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ आपका, एक्चुअल प्रोडक्शन बाय
या एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ आपका 60 यूनिट्स पर मैन। तो आप ये देखो कि आपको ना जो अपनी प्रोडक्टिविटी निकालनी चाहिए वो कैसे निकलेगी, नवंबर मंथ के हिसाब से आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी निकलनी चाहिए, आपकी 16 बन रही है और आप उसमें 4 आपका फॉल हुआ है, तो 4 × 16 डिवाइडेड बाय 100, तो इसलिए आपका प्रोडक्टिविटी 25% जो है वो कम हुआ है। आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस देख के बता सकते हो कि प्रोडक्टिविटी जो है वो अपना 4% गिरा है, तो आपका टोटल प्रोडक्टिविटी 25% फॉल हो गया है। मैम 4/20 into 100 करेंगे ना? 4/20 into 100 तब करते जब आप ना एक्चुअल में इस स्टैंडर्ड को मैच करते, लेकिन एक्चुअली आपने क्या किया, एक्चुअली आपने कितना प्रोडक्शन किया, 200। हेलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, तो क्या पूछ रहे हो? मैम 4/16 into 100 4/16 into 100, हाँ वही करेंगे क्या फिर? हाँ वही करेंगे, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने 16 यूनिट से प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, तो एक्चुअल पे आपका कितना प्रोडक्शन फॉल हुआ है फिर, तो एक्चुअल यूनिट आपने 16 प्रोड्यूस की, तो एक्चुअली आपका जो है आप 16 से ही इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, और इस ऑन स्टैंडर्ड उसको 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहिए था, ठीक है जी। ये आपका प्रोडक्टिविटी बाय 25% फॉल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, वैसे आपके टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक प्लीज आप प्रैक्टिस कर लेना है क्वेश्चंस को, ठीक है। एक इंसेंटिव स्कीम है, वो अलाउ करती है प्रोपोर्शनेट प्रोडक्शन बोनस बियॉन्ड 100% परफॉर्मेंस लेवल। अगर आप 100% से भी ऊपर काम करके दिखाते हो तो आपको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, प्रोडक्शन बोनस बोलेंगे उसको, प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। तो प्रोपोर्शनेटली का मतलब प्रोडक्शन कितना आपने करा है उस हिसाब से आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आपको बोनस देंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंसेंटिव बोनस, तो कितना बोनस मिला वो कैलकुलेट कर दो। टोटल पेमेंट रिसीव्ड बाय द ऑपरेटर ऑन पर्टिकुलर डे ड्यूरिंग विच फॉलोइंग पर्टिकुलर। अभी बोल रहा है कि टोटल पेमेंट एक ऑपरेटर को रिसीव होता है, किसी पर्टिकुलर डे का डेटा है, अब किसी पर्टिकुलर डे का होता कोई भी दिन उठा लिया, तो ये कह रहा है कि ऑपरेशन देखो कि असेंबलिंग पॉकेट ट्रांजिस्टर रेडियो सेट। पॉकेट ट्रांजिस्टर मतलब पहले वो पॉकेट में रखने वाले जो रेडियो होते थे ना, ट्रांजिस्टर रेडियो, सिग्नल से चलता है रेडियो, वो उसको बनाना, तो उसको बनाने का जो काम है, पॉकेट रेडियो को बनाने का जो काम है, वो एक ऑपरेशन करते हैं, या वो काम हमारी कंपनी का है। वर्क कंटेंट क्या है कि 30 स्टैंडर्ड मिनट्स पर असेंबल सेट, एक सेट पूरा रेडियो का तैयार करने में, असेंबल करने में, सारे पार्ट्स को जोड़ जाड़ के करने में 30 मिनट्स लगने वाले हैं, एक रेडियो पे 30 मिनट्स लगने वाले हैं, ये हमने एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया हुआ है। अटेंडेंट टाइम कितना है, 8 आवर्स, मतलब 8 आवर्स की शिफ्ट समझ लो कि टोटल 8 आवर्स मैम जो एक बार क्वेश्चन में जो पूछा है वो ये बता दो ना वापस। ऊपर क्या पूछा ये बताऊं, हम्म। ये पूछ रहा है कि अगर कोई आदमी अपने 100% परफॉर्मेंस की बियॉन्ड भी जाके काम कर लेता है उसको बोनस देना है ना। उसके अलावा बताओ कि उसको बोनस कितना देना है, दूसरा आपको बताना है कि बोनस और एक्चुअल में जो उसका बनता है तो टोटल पेमेंट कितना मिलने वाला है, बोनस कितने मिलने वाला है और टोटल पेमेंट टोटल वेजेस हो गई। टोटल, हाँ टोटल वेजेस कितनी हो गई वो निकालना है अपन को, ठीक है। तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि 8 घंटे काम होगा, अनमेजर्ड वर्क, अनमेजर्ड वर्क का मतलब टाइम स्पेंड ऑन अनमेजर्ड वर्क, यानी कि उसका टाइम जो है ना ऐसी जगह भी वेस्ट हो जाता है किसी ऑपरेटर का जिसको हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो टोटल 8 घंटे काम होगा, उसमें से 2 घंटे क्या है मेजर नहीं कर पा रहे, तो एक्चुअली फिर हम 6 आवर्स ही मेजर कर पा रहे हैं। समझो कि 8 घंटे है टोटल शिफ्ट का, उसमें से 2 घंटे मेजर नहीं कर पा रहे कि वो कहाँ उसका वेस्ट हो रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि फिर 6 आवर्स ही हम उसका मेजर कर पा रहे हैं। नंबर ऑफ सेट्स असेंबल ड्यूरिंग द डे, एक दिन में 15 रेडियो वो असेंबल हो गया है। वेजेस रेट क्या बोल रहा है कि 1 घंटे कोई काम करेगा तो उसको 4 रुपए मिलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछेगा इस इंफॉर्मेशन पे, फिर एक थर्ड भी पूछेगा, व्हाट इज नेट लेबर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी भी निकाल के बतानी है। तो सबसे पहले ये देखो यहीं पर कि आपका जो टोटल टाइम स्टैंडर्ड टाइम कितना है, कि भाई आपका जो 30 मिनट्स लगेगा एक रेडियो बनाने में 30 मिनट लगने वाले हैं, ठीक है। और आपके पास में 15 क्या है, आपने 15 रेडियो बना दिए, है ना। तो आप बताओ टोटल कितने टाइम आपने पूरे दिन में यूज कर लिया। भाई एक रेडियो ये है पर रेडियो का लगने वाला टाइम, और आपने टोटल रेडियोस, नंबर ऑफ रेडियोस बना के प्रोड्यूस किए 15, है ना।
तो अब ये 450 मिनट आपके क्या हो गए, पूरे 450 मिनट पूरे दिन में यूटिलाइज किए हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ मैम। ठीक है। अब ये बोल रहा है वर्किंग टाइम, क्योंकि 8 में से 2 घंटे हम मेजर नहीं कर पा रहे, तो हम तो यही मेजर कर पा रहे हैं कि 8 में से 2 घंटे वेस्ट हो गए या कुछ भी हो गया, तो 6 घंटे जो है वो उतना ही टाइम जो है वर्किंग टाइम हम ले पा रहे हैं। तो उस 6 घंटे को हमने जब 60 से, क्योंकि वो घंटे थे, तो 60 से मल्टीप्लाई किया मिनट से, तो वो 360 मिनट्स में कन्वर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मिनट में है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी मिनट में हो गई। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि स्टैंडर्ड टाइम जो है रेडियोस को बनाने के लिए पूरे दिन में 450 मिनट स्टैंडर्ड टाइम है, और एक्चुअल टाइम जो है हमने 360 मिनट्स का। तो स्टैंडर्ड 450 और एक्चुअल 360 मिनट्स। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? मैम अलाउ, बोलो बोलो। मैम अलाउड 450 है और यूज 360 की है। मतलब देखो ऐसा होता है, देखो आप ये बताओ कि आपको पूरे दिन में पढ़ने के लिए, देखो 12 घंटे रात के, 12 घंटे दिन के, तो पूरे दिन जो है ऑन एन एवरेज सबके पास में, आपके पास नहीं, हर इंसान के पास में 12 घंटे हैं दिन के। हम दिन अगर 12 घंटे का मान लें, तो स्टैंडर्ड तो सबके पास में 12 घंटे हैं। अब आप 12 घंटे हैं, अब आप बताओ आप एक्चुअली उसमें से कितने घंटे पढ़ पा रहे हो, बताओ। तो मान लो आप 6 घंटे पढ़ पा रहे हो या आप 5 घंटे पढ़ पा रहे हो, तो एक्चुअली तो आप तो 6 ही है ना। तो आपका स्टैंडर्ड तो 12 घंटे है, लेकिन आप एक्चुअली स्टडी 6 घंटे कर रहे हो, बताओ। तो अब आप बताओ कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे निकल के आ रही है, बताओ। इसको क्या मानते हो आप, बताओ जी। चलो नहीं बता, प्रोडक्टिविटी लेवल बताना है ना मैम। प्रोडक्टिविटी कमी होगी ना, प्रोडक्टिविटी तो कमी होगी ना। अगर प्रोडक्टिविटी वाइज में पूछ रहे तो आप सही प्रोडक्शन ऑफ टाइम थोड़ी ना हो रहा है। ठीक है, चलो। तो दो चीजें अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं समझाया। अभी तक मैंने ये समझाया है कि 450 मिनट जो है वो स्टैंडर्ड टाइम है पूरे दिन में काम करने के लिए, और एक्चुअल टाइम जो है 360 मिनट्स ही आपके पास में। रीजन क्या है? ये 2 घंटे का अनमेजरेबल टाइम है। अब देखो, अब ये आपसे क्या पूछता है कि भैया आप ना ये बताओ इंसेंटिव बोनस। तो मैं आपको एक सेकेंड, मैम 450 अपन को अलाउड है टाइम अलाउड, बनाने के लिए, हाँ मतलब अलाउड है। एक सेकेंड, और अपन ने उसमें से 360 यूज किए। 360 मतलब हाँ बना लेना चाहिए भाई। देखो पूरा टाइम जो है ना, अगर पूरे दिन में 8 घंटे अलाउ है, मुझे ये बताओ, एक सेकेंड, पूरे दिन में 8 घंटे आपके पास में अलाउड है, और एक रेडियो 30 मिनट में बन जाएगा, तो उस हिसाब से आप बताओ कि कितना घंटे काम हो जाएगा। मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे स्टैंडर्ड मिनट्स है ना, कि हाँ इतना इतना टाइम अपने पास में है कि भाई आप 15 रेडियो बना रहे हो, 30 मिनट हर एक रेडियो को बनाने में लगता है ना, हाँ तो टोटल 450 आपको अलाउड है। हाँ। और आपने क्या, हाँ आपका जो निकल के आया वो निकल के आया 360। 6 घंटे। हाँ हाँ, 6 घंटे निकल के आया। रीजन तो आपको पता है ना, ये इसकी वजह से। हाँ, वो चलो क्योंकि अपन मेजर नहीं कर पा रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब मैं आपको कराती हूँ क्वेश्चन बुक के तरीके से, नहीं अपने हिसाब से। देखो अब मैं यहाँ पे लिखूँ, आप लिख लेना, ठीक है। आप लिखो कि जो 30 मिनट है भाई, इस वीडियो को बनाने में आपको पता है कि 30 मिनट है, तो आप जो 30 मिनट्स में 1 रेडियो बना दोगे, 1 यूनिट बना दोगे ना? ठीक है। इसका मतलब आप है ना 30 मिनट्स का, अगर आधे घंटे में 1 यूनिट बना दोगे, तो 1 घंटे में कितनी बना दोगे? ये तो जवाब दे सकते हो ना मुझे, बताओ। दो। हम दो मैम दो। वेरी गुड वेरी गुड, आप 2 यूनिट बना दोगे। आधे घंटे में अगर 1 यूनिट असेंबल होती है, तो 1 घंटे में 2 होती है। अब बताओ, आपके पास तो 6 घंटे काम हो रहा है, क्योंकि आपको पता चल गया रीजन 6 घंटे। ठीक है, हम्म। तो 6 घंटे में आप कितने रेडियो असेंबल कर दोगे, बताओ। 1 घंटे में 2 रेडियो बना 12। दो। अरे भाई, 12। हाँ 12। शाबाश शाबाश। तो आप 12 यूनिट असेंबल कर दोगे, राइट? बना दोगे ना? हाँ अब एक चीज आप थोड़ा ध्यान लगाना, मैं बुक वाला यूज नहीं कर रही हूँ मेथड, मैं आपको अलग से समझाना चाह रही हूँ कि आप तो ना, जो आपके पास में 6 घंटे अवेलेबल टाइम है उसमें आप 12 यूनिट्स बना दोगे, लेकिन आपने कितने असेंबल किए बताओ? नंबर ऑफ सेट्स असेंबल ड्यूरिंग द डे, फिर भी 15 बना दिए। अगर आपने, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप है ना 12 ही बनाओगे, लेकिन आपने 15 बना के दिए, तो इट इज अ गुड थिंग और बैड थिंग?
मैम कंपनी अच्छी बात है। कंपनी ने तो 450 मिनट्स दे रखे थे ना, तो 450 अब मिनट्स एक बार इसको भूल जाओ, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो मेरे को। मैम फिर तो ज्यादा ही बना है 3। बन गए ना भाई। आप देखो, आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास में जो टोटल टाइम है उसमें से ये टाइम जो है ये माइनस करके हमारे पास में हम 6 घंटे ही उसको क्या मान रहे हैं कि हमारे वर्किंग आवर्स है। ये तो आपको समझ में आया ना, इतना तो आपको समझ में आया ना कि हमारे पास कंपनी बोलती है कि 6 घंटे, तो उस हिसाब से 6 घंटे में 12 यूनिट्स बननी चाहिए ना, कंपनी की साइड से देखे तो। लेकिन आपने कंपनी को फिर भी कितने दे दिए रेडी करके? 15 15। 15 कर दिए। तो दिस इज गुड थिंग। तो हम अगर बोनस के हिसाब से देखें, बोनस के हिसाब से देखें तो आपने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, तो हम ये कहेंगे कि 12 यूनिट की जगह आपने 15 यूनिट बना के दे दी, तो इस हिसाब से आपने ना 125% क्या है परफॉर्मेंस दी है। 12 की जगह अगर आपका 15 परफॉर्मेंस है, 15 यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसका मतलब आप तो कंपनी के एक्सपेक्टेशन से ऊपर काम कर रहे हो। तो इसका मतलब आप तो परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हो। और परफॉर्मेंस कितनी अच्छी दे रहे हो भाई? 12 आपको बनाना चाहिए तो 100% एक्स्ट्रा। राइट। तो आपका 125% हो गया ना। तो ये देखो, ये जो इसने यहाँ निकाल रखा है ना, मैं उसको यहाँ समझा रही हूँ। आप ये वाला मेथड मैंने यूज नहीं किया। आप ये जो मैंने साइड में लिखा है उसको यूज करके देखो। तो आपकी जो ये है, ये आपकी बोनस परफॉर्मेंस आ गई, ठीक है। यानी कि बोनस के लिए आप एलिजिबल हो गए, ये तो बोनस परफॉर्मेंस आ गई। जब कंपनी ने ही बोलिए कि हम 8 घंटे से अलाउड करते हैं, पर 2 घंटे का काम हमारी तरफ से ही गलती है, तो मतलब नहीं, अलाउड ही वो 6 घंटे। मेजर नहीं कर पा रहे कि ये 2 घंटे एक्चुअली कहाँ, मतलब उस आदमी के जा कहाँ रहे हैं, तो हाँ अनमेजरेबल मतलब है। कंपनी तरफ से ही गलती है, ये लेबर की गलती नहीं हाँ, है। वो तो कहते हैं कि तुम 6 घंटे काम कर पा रहे हो, तो उस हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है। अगर 6 घंटे में तुम इतना कर दोगे तो हमारे लिए तो 12 यूनिट्स बढ़िया है। लेकिन तुमने ज्यादा बना दिया, तो तुम्हारा क्या मैम? परफॉर्मेंस, हाँ, तो फिर हम परफॉर्मेंस, तुम अच्छी परफॉर्मेंस में आ गए, ठीक है। तो ये 125% हो गया। अब आपको बताओ कि वेजेस जो है, वो वेजेस कैसे मिलनी चाहिए बताओ। मैम 12 घंटे पे तो नॉर्मल वेजेस मिलेगी, है ना? 12 घंटे की तुम कुछ बात नहीं कर रहे, 12 घंटे नहीं का नहीं। 12 8 घंटे घंटे की नॉर्मल। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ कि आपका जो इंसेंटिव मिलना चाहिए वो किस हिसाब से मिलना चाहिए? मैम 25% के ऊपर मिलेगा। 25%। देखो हाँ, देखो 25% आपका एक्स्ट्रा वर्किंग आ गया, तो 25% पे, 25% आपको बोनस मिलना चाहिए। क्या कोई रेट है बोनस की? बोनस की कोई रेट नहीं है। बस इतना पता है कि जो वेजेस है ना, वो आपको 1 घंटा काम करते हो तो 4 रुपए मिलने वाला है। 1 घंटा काम करते हो तो 4 रुपए मिलने वाला है। तो मेरे को बताओ कि कंपनी तो बोलती है आप 6 घंटे, एक बार समझना, कंपनी तो बोलती है आप 6 घंटा काम कर रहे हो, तो 6 घंटे की वेजेस कितनी होती है पहले तो ये बताओ। एक 24 रुपीज। हाँ, तो 6 घंटे की आपको 4 रुपए मिलेगा, तो आपको 24 रुपए मिलने वाले हैं। मिलने वाले हैं ना? हाँ ठीक है, तो आपको 24 रुपए मिलेंगे। अब आप एक बार बताओ फिर बोनस कैसे देंगे? बोनस आपको हम कैसे मिलेगा? 25% का 24 रुपए निकाल देंगे। हाँ, तो 24 का 25% निकाल दो तो कितना आ जाएगा आपका? 6 रुपया। 24 पे क्यों लिया? अरे कंपनी क्या कहती है, आप 6 घंटे काम करते हो ना, तो छह हाँ घंटे की तो आपको पैसे देगी वो। हाँ। तो 6 घंटे के हिसाब से 4 रुपए 1 घंटे का, तो 6 घंटे का कितना मिल जाना चाहिए? 24 रुपए। हाँ, 24 रुपए मिल जाना चाहिए ना आपको। मेरी बात समझो, आप 24 रुपए मिल जाना चाहिए आपको 6 घंटे के हिसाब से। भाई 6 घंटे का आपका 24 रुपए तो बनता ही ना। हाँ 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 बनता है। मैम। अब जो बोनस है उसका बताओ, तो जो आपका टोटल है उस टोटल को, क्योंकि 6 घंटे आपने टोटल माना था और 6 घंटे में आपको 12 यूनिट बना के देना था, तो 6 घंटे का जो वेज रेट है वो 24 रुपए निकल के आ रहा है। और आप ये बताओ कि जो आपका 24 रुपए का 25% आपको बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोनस कितना मिलेगा? हम 25%। परसेंट पे। 25% मिलेगा ना, क्योंकि 25% अबव काम किया है ना। तो 6 रुपए आपका बोनस का हो गया, तो बोनस का कितना अमाउंट हो गया? मैम अमाउंट 6 रुपए हो गया। हाँ, अमाउंट ऑफ बोनस 6 रुपए हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ 24 रहा पे है? 25% लिया, बस इतना बता दूं। 24 का 25% क्यों किया, ये इतना बताऊं? हाँ। अरे एक सेकेंड। अब एक बात मुझे बताओ, आपने, कंपनी ने काम किया कि भैया तुम आते, अच्छा एक कंपनी किसी को यहाँ पे खुद समझाओ आप लोग कि आपको कंपनी ने कितने घंटे के लिए हायर किया है, ये बताओ। आपको 8 घंटे। 8 घंटे के लिए हायर किया है ना? कितने घंटे के लिए हायर किया है? 8 घंटे के हिसाब से आप कितना टाइम अटेंड करते हो कंपनी में, फैक्ट्री में? 8 घंटा अटेंड करते हो। 8 घंटा। तो एक्चुअल में आपकी वेजेस जो होनी चाहिए वो कंपनी को कितनी देनी चाहिए?
किसी पर्टिकुलर डे पे उसका पेमेंट कितना बनना चाहिए, आप बताओ। ऑपरेटर कितना एक्सपेक्ट करता है कि मैं 8 घंटा काम करता हूँ और 4 घंटे पर आवर मुझे मिलने चाहिए, तो मेरे को तो 32 रुपए मिलने चाहिए ना, मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। और बोनस कंपनी दे ही रही है, बोनस कंपनी दे ही रही है, तो 6 रुपए बोनस के भी, तो वो तो ये सोच के बैठा है कि मुझे जो है मतलब 38 रुपए, ये जो 38 रुपए है ये मेरी गारंटीड वेजेस है ही है। क्या है ये कंपनी ने अपना बोनस निकाल के दे दिया, लेकिन वो जो ऑपरेटर अपनी साइड से क्या सोचता है कि इतना तो गारंटी, देखो अभी ये कंपनी का फॉल्ट है कि कंपनी 2 घंटे कहीं उसके मेजर नहीं कर पा रही है, वो तो अपना अपने टाइम पर आ रहा है, टाइम पे जा रहा है, कंपनी उसको 2 घंटे पहले तो नहीं जाने दे रही ना, या 2 घंटे लेट आने के लिए अलाउ नहीं कर रही है ना, वो तो 8 घंटे उसको रोक के बैठी है ना। ये तो कंपनी का फॉल्ट है कि कंपनी कहाँ उसका टाइम मेजर नहीं कर पा रही है। तो उसकी गारंटीड वेजेस तो एक्चुअली बनती कितनी है, 8 घंटे के हिसाब से बनती है ना, तो उस हिसाब से 8 4 32 रुपीज उसके वो बनते हैं, और आपने परफॉर्मेंस दी तो 6 रुपए तो उसके गारंटीड वैसे भी बनते हैं, तो 38 रुपए तो उसके बनते ही बनते हैं। तो गारंटीड वेजेस ऊपर क्या पूछता है कि टोटल पेमेंट जो है एक्चुअली उसको कितना रिसीव होना चाहिए, एक्चुअली उसको कितना रिसीव होना चाहिए किसी पर्टिकुलर डे पे, किसी पर्टिकुलर डे पर, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर डे पे मिनिमम उसका इतना तो बनता ही है, क्योंकि वो 8 घंटे काम करने जाता है। और वो भी क्यों, आप किसी को पर आवर बेसिस पे रोक के बैठे हो, अगर आप किसी को पर आवर के बेसिस पे रोकोगे तो पर आवर के हिसाब से आपको पेमेंट देना चाहिए। अब ये आपकी तरफ से है कि आप नहीं इसका कैलकुलेट कर पा रहे टाइम, ठीक है। कई बार होता है ऐसा कि वो सामान को लोड करता है या ट्रक से सामान को अनलोड करता है ना, या इधर उधर वो मूवमेंट करता है, एक मशीन से दूसरी मशीन में जाने में कुछ उसको टाइम लग रहा है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंपनी अगर उसको वर्कआउट नहीं कर पा रही है तो वो अनमेजर टाइम में आ सकता है। उसके लिए कंपनी को और बेटर परफॉर्म करना चाहिए, या और तरीके कोई अच्छे मेथड यूज लेना चाहिए कि वो पूरा 2 घंटे का भी तरीके से हिसाब किताब निकाल पाए। लेकिन गारंटेड वेजेस तो उसका इतना बनता ही बनता है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है, व्हाट इज द नेट लेबर प्रोडक्टिविटी अचीव्ड बाय द ऑपरेटर, ऑपरेटर का प्रोडक्टिविटी कितना अचीव हुआ है किसी पर्टिकुलर डे पर। तो नेट कितना होता है हमारा, देखो आउटपुट जो है उसने 15 बना के दिया, आउटपुट इसने 15 बना के दिया, और नेट मैन आवर्स कितने हैं आपके 6 घंटे, ठीक है। तो नेट जो है, नेट का मतलब सारा इधर उधर का टाइम निकाल के 6 घंटे तो कंपनी भी मानती है, तो कंपनी तो ये मानती है तुमने 6 घंटे काम करके मुझे 15 यूनिट्स बना के दी, तो मेरे हिसाब से फिर प्रोडक्टिविटी देखो, प्रोडक्टिविटी जो है वो कंपनी चाहती है, लेबर को तो पैसा चाहिए और कंपनी को प्रोडक्शन चाहिए, तो प्रोडक्टिविटी कंपनी की साइड से कैलकुलेट होगी, तो कंपनी तो 6 घंटे का टाइम समझ के बैठी है और उसको 15 यूनिट्स मिल गया, कंपनी कहती है मुझे तो 6 घंटे में 15 यूनिट मिल गई, उस हिसाब से तो कितना प्रोडक्शन हुआ फिर अपना पर आवर देखो। तो यानी कि देखो 6 आवर से डिवाइड किया तो पर आवर का निकल के आया, तो पर आवर में 2.5 सेट्स निकल गए, देखो पर आवर में कितने सेट्स निकल गए 2.5। अब देख लो, खुद ही देख लो, हमने तो पर आवर का यहाँ पे कितना सोचा था कि 2 यूनिट बना के दे दे, लेकिन अब कंपनी अगर वो कंपनी को हमने कितना बना के दे दिया, 12 सोच रही थी 15 बना के दिया, तो इस हिसाब से तो हमने उनको अच्छा ही परफॉर्म करके दिया ना, तो प्रोडक्टिविटी इज अ गुड, 2.5 सेट्स पर आवर निकल के आ गए। ISO स्टैंडर्ड बेसिक्स, अब ये बेसिक्स आपको बताया गया, आपको कोई डिटेल ज्यादा नहीं है। ये क्या होता है कि ISO का मतलब क्या, आपका जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका शॉर्ट फॉर्म है ISO। क्या होता है, ये एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो कि आपको क्या करती है, इंटरनेशनल लेवल पर आपने क्वालिटी किसी मैम ये ऑब्जेक्ट, वेरीफाई नहीं करती क्या क्वालिटी की? ISO वेरीफाइड ऐसे होता है ना कोई प्रोडक्ट्स के पीछे। हाँ ISO सर्टिफाइड लिखा होता है, तो वो एक्चुअली बताना चाहती है कि इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स हमने जो फिक्स किए थे उनको उनका पूरा पालन किया है, और उसके बाद में हम उनको एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये इन्होंने स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं, तो यानी कि इन्होंने क्वालिटी मेंटेन करी है। तो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं, क्वालिटी सर्टिफिकेशन। मैम ये चेक करते होंगे ना ऑर्गेनाइजेशन वाले? बिल्कुल चेक करते हैं भाई, अभी किसी को ना किसी कंपनी को अगर ISO सर्टिफाइड करवाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, किसी को किसी भी फॉर्म को, जिसको भी फॉर्म को करवाना है वो क्या करेगी, अगर सर्टिफिकेट लेना चाहती है तो उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे, कि बताने पड़ेंगे कि उसके जो वर्कर्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और वो क्वालिटी वाइज कर रहे हैं क्या,
है ना, उनका जो मशीन का इंस्टॉलेशन मैकेनिज्म है ना, वो इंश्योर करता है क्या कि उन्होंने जो एक्सपेक्टेड डेडलाइंस हैं, जो हमारी जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनका पूरा पालन किया है क्या। तो उसके लिए किसी भी फर्म को सर्टिफिकेट चाहिए, सारे डॉक्यूमेंटेशन दे दो सब चीजों का जो भी फिक्स किया हुआ है। जैसे ISO 9000 वो क्या कह रहा है, ISO 9001 है तो वो क्या कह रहा है ना, ISO 9002 है वो क्या कह रहा है, ISO 9003, ये तीन तो अपने वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स ही हैं। एक ISO 9004 भी है और एक ISO 14000 भी है। तो ये अलग अलग ISO में अलग अलग बातें कही हुई हैं, लेकिन कब कौन सी बात हमने पूरी करी उस हिसाब से वो वाला हमको ISO स्टैंडर्ड या ISO सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि क्या होता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि जो अपनी EU का मतलब क्या होता है, आपका जो यूरोपियन यूनियन है, यानी कि आपकी जो यूरोपियन कंट्रीज होती ना, एक्चुअली आपकी जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, उनके जो मेंबर्स होते हैं वो EU में आ जाते हैं, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो आपको अगर एक्चुअली क्या इंडिया के अंदर काम करने के लिए नहीं, एक्चुअली आपको अगर आप इंडिया के बाहर अगर काम करके या बेचना चाह रहे हैं किसी सामान को, तो आपका ISO सर्टिफाइड होना चाहिए। और ये 1987 में स्टैब्लिश हुई थी ISO ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको क्वालिटी सर्टिफिकेट देती है। तो आप पहले तो यहाँ आओ, देखो आप यहाँ आ जाओ, सबसे पहले इस चार्ट को देखो। अगर इस चार्ट को देखते हो तो वो क्या कहता है, देखो ISO का ये एक लंबी लाइन है, ISO 9001। तो ISO 9001 में आप बहुत सारे काम करते हो तो आपको ISO 9001 मिलता है कि आपका कोई डिजाइन का, डेवलपमेंट का कोई स्टैंडर्ड आपने पूरा पालन किया है क्या, कोई सामान को प्रोक्योरमेंट करने के अंदर, प्रोडक्शन करने के अंदर, उसका कोई इंस्टॉलेशन वगैरह करने के अंदर, आपको सर्विस प्रोवाइड करने के अंदर, जितने भी पैमाने फिक्स किए हुए हैं इस 9001 सर्टिफिकेट के तहत, अगर उन सबका पालन आपने किया है तो ISO 9001 का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम ये दो चीजें छोड़ देते हैं, एक मिनट, ये दो चीजें हम छोड़ दे, अरे यार कटे हुए हैं, दो चीजें छोड़ दे, लास्ट के बीच के तीन चीजें उठा लेते हैं कि प्रोक्योरमेंट का, प्रोडक्शन का, इंस्टॉलेशन का काम आपने पूरा ढंग से किया है तो 9002 मिल जाएगा। और कई कंपनीज है जो इतने हाई लेवल पे नहीं चाहती है सर्टिफिकेट की, प्रोडक्शन का काम सब अच्छी तरीके से हुआ है क्या, सारे जो स्टैंडर्ड्स है वो फुलफिल किए हैं, तो आपको ISO 9003 मिल जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जा रहा है, आपको कम कम सेवाओं के लिए भी आप अपने सर्टिफिकेट्स उठा सकते हो, ठीक है। ये क्या कहता है ISO 9001 की ISO सर्टिफिकेशन इज मस्ट फॉर डूइंग बिजनेस विद एनी मेंबर ऑफ द EU। ये सर्टिफिकेट उनके लिए मस्ट है जो कि यूरोपियन कंट्रीज के साथ में बिजनेस करना चाहते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में जो भी मेंबर्स है, पोलैंड हुआ, नेदरलैंड, स्पेन, चेक ऑफ रिपब्लिक, ये बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया या डेनमार्क, ग्रीस, हंगरी, रोमानिया, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो मेंबर है EU की, है ना। उन के साथ में अगर आपको बिजनेस करना है तो ये सर्टिफिकेट्स आपको मिलने ही, या आपके पास मैम EU में टोटल कितनी कंट्रीज हैं? मेरे ख्याल से 90 कंट्रीज हैं जो कि हाँ उसकी मेंबर है, ठीक है। अगर उन EU मेंबर्स के साथ में करना है तो ये सर्टिफिकेट के बिना वो आपके साथ में बिजनेस नहीं करेगी। कोई सा भी बिजनेस करना हो, कोई भी बिजनेस करना है, हाँ, और यूरोपियन कंट्रीज के साथ में, तो ये सर्टिफिकेट्स होने ही होने चाहिए। जैसे नहीं है अभी, अगर आपको ना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है तो 2 डोजेस ऑफ वो लेनी है, 2 डोजेस ऑफ कोविड की कोविड की अगर आपने डोजेस नहीं ले रखी तो आप दूसरी कंट्री नहीं जा सकते। अगर अमेरिका जा रहे हो तो वहां की भी एक जो है जॉनसन कौन सी है, फाइजर, वहां की डोज फिर भी लेनी पड़ती है। तो ये चीजें हैं कि इनके बिना आप नहीं जा सकते। इसी तरीके से इन सर्टिफिकेट के बिना आप उनके साथ में बिजनेस नहीं कर सकते हो, ठीक है जी। तो कंपनीज जो है कि अगर आप ISO 9000 क्या कहता है, सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन इज पर्टिकुलरली हेल्पफुल टू कंपनीज दैट डू नॉट करंटली हैव ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बट इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर एस्टैब्लिशिंग और मेकिंग इट इफेक्टिव। कुछ नहीं है यार, ये जो है ना स्टैंडर्ड्स आप पढ़ लेना, ये मेरे लिए इतने नहीं है जितना मैं आपको पीछे जाके एक बार इसका ओवरव्यू दे दूं। देखो 9000 जो है मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन डिजाइन, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन, सर्विसिंग, ठीक है। 9002 जो है वो क्या कह रहा है, फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन, जो आपने पूरा टेबल देखा है पीछे, ठीक है। मतलब टू बी यूज व्हेन कन्फॉर्मेंस, आप कंफर्म करते हो, टू बी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट टू बी एश्योर्ड बाय द सप्लायर ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन। यानी कि क्या है, ये सर्टिफिकेट कब मिलेगा आपको, क्वालिटी एश्योरेंस की आपने कंफर्म करते हो क्या आप कि क्वालिटी जो है जो स्पेसिफाई की गई है, कब, कि आपका जो सप्लायर है, रिक्वायरमेंट टू बी एश्योर्ड बाय सप्लायर, कंफर्मेंस टू बी टू स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट
टू बी एश्योर्ड बाय सप्लायर ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन, यानी कि किसी भी मशीन का इंस्टॉलेशन हो या किसी सामान का प्रोडक्शन है ना, वो आपने अकॉर्डिंग टू, अब ये क्या है कि इतना सा इससे लिख दिया है, लेकिन इनके सर्टिफिकेट में क्या क्या बातें लिखी हुई है या उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या बातें लिखी है, अगर आप उस पूरे को फुलफिल करते हो तो आपको ये मिल जाएगा। आप तो ना इनके नाम याद रख लेना, जैसे पूरा या तो पीछे वाली टेबल याद कर लेना, तो उस वहां पे ये नाम लिखे हुए हैं, या यहाँ आके आप है ना इनका छोटा छोटा जो है एक एक वर्ड में आप इनको कैसे लिखना है वो देख लेना। 9003 आपका इंस्पेक्शन टेस्ट पूरा कर देते हो, फाइनल इंस्पेक्शन आपका सही से हो जाता है, तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं है, आईएसओ का फुल फॉर्म पूछेगा आपसे तो ज्यादा से ज्यादा एक दो का पूछ लेगा, और वर्डिंग वाइज वो पता होना चाहिए आपको। जैसे यहाँ पे क्या है देखो, एक मिनट, अब जैसे ये आपका आईएसओ 14000 का मिलेगा आपको सर्टिफिकेट, अगर आप ये कंफर्म करते हो कि आप जो है मिनिमाइजेशन ऑफ हार्मफुल इफेक्ट टू द एनवायरनमेंट कॉज्ड बाय द ऑपरेशन, यानी कि आपकी कंपनी फैक्ट्री, आपकी जो फैक्ट्री है उसकी वजह से पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। मैम, हाँ जी, मैम आज एफएम की क्लास नहीं है क्या? नहीं है। ओके मैम। एफएम की क्लास वालों, एफएम की क्लास वालों, एफएम की नहीं है आज, एफएम की फीलिंग इधर ही ले लो आप। ओके। देखो अभी ना ये आईएसओ का थ्योरी खत्म हो गया, आईएसओ का चार्ट है ना, ये चार्ट को ही देख लेना आप लोग, उसी के बेसिस पे थ्योरी दे देना। ठीक है, ये देखो इसने खुद ने बोल रखे कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ आईएसओ 9000 फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ 8 क्वालिटी मैनेजमेंट, ये 8 क्वालिटी प्रिंसिपल्स हैं, ये आप फॉलो कर रहे हो क्या? ये देखो, और हर 5 साल में इसको रिवाइज करना पड़ता है, ये याद कर लेना ऑब्जेक्टिव वाइज। आईएसओ को क्या होता है 5 इयर्स में इसको रिवाइज करना होता है, अगर जरूरी है तो हर 5 साल में रिवाइज होगा। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन पे आ जाओ, आईएसओ का इतना ही रोल था। अब देखो आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्टिविटी कंप्यूट करनी है हर मशीन की, प्रोडक्टिविटी पर मशीन आवर विद द फॉलोइंग डेटा, आल्सो ड्रॉ योर इंटरप्रिटेशन, आप उससे फिर आपका नतीजा सजेशन कुछ है तो वो बताओ। तो ये देखो ये भी बहुत सिंपल है कि जनवरी फरवरी मार्च में नंबर ऑफ मशीन्स जो है, जनवरी में 400 मशीनें यूज करी, इसमें 550 580, और ये वर्किंग आवर पर मशीन है, हर मशीन जो है इतने घंटे काम करती है, तो 220 180 और 220, और इतनी यूनिट्स आपने बना ली भाई, 400 मशीनों में जनवरी में इतनी यूनिट्स बना ली, फरवरी में इतने, और इसमें आपने 1,25,000 बना ली। अब ये देखो ये आंसर क्या कहता है, देखो प्रोडक्टिविटी तो बतानी है आपको, प्रोडक्टिविटी पर मशीन पर आवर निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे कि आप अपनी सारी मशीन्स को वर्किंग आवर से मल्टीप्लाई करो, सारी मशीन को वर्किंग आवर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके ये मशीन आवर्स निकल के आएंगे। वर्किंग आवर पर मशीन है, पर मशीन पर आवर है, नहीं हाँ, सॉरी पर, ये वर्किंग आवर पर मशीन का है। ठीक है, एक मशीन 220 घंटे काम कर रही है, ठीक है, तो बताओ 400 मशीनें मिलके कितने घंटे काम करेगी, तो 88,000 घंटे काम करेगी। ठीक है, ठीक है जी, ये 99,000 और ये 127, तो ये टोटल मतलब जनवरी के महीने में मशीन्स 88,000 चली, फरवरी के महीने में 99,000 और मार्च के महीने में इतने घंटे मशीनें चली। जब 88,000 घंटे, अब प्रोडक्शन कितना हुआ इन मशीनों पर, ये यूनिट्स में दे रखा है कि जनवरी में 99 और इसमें 1 लाख और इसमें 125 लाख आपकी यूनिट्स बनी है। तो इजी है, इजी है ना, बहुत इजी है। तो आप क्या कर रहे हो, सिंपली आप ये बता रहे हो कि 99,000 यूनिट्स आपने तब बनाई जब आपने 88,000 मशीन आवर्स यूज करे इनटू 100। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर आपकी परफॉर्मेंस कितनी निकल के आई मशीन की, तो आपकी निकल के आई 1.125। फरवरी के महीने में 1 लाख घंटे मशीन, मतलब 1 लाख यूनिट्स बनाई जब 99,000 घंटे आपकी मशीन चली, तो आपकी फिर परफॉर्मेंस कितनी निकल के आई मशीन की, ये निकल के आई। और फिर आपकी 125 प्रोडक्शन किया जब आपने 127,600 आवर मशीन रन करे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी निकल के आई इतनी। अब मुझे ये बताओ कि आपने कैलकुलेट कर लिया इंडिविजुअली, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसने आपको इंटरप्रिटेशन करने के लिए पूछ लिया, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि प्रोडक्टिविटी इज गेटिंग डाउन, प्रोडक्टिविटी पहले जनवरी में से जो थी वो उससे रिड्यूस होके 1.01 हो गई, फिर ये बिल्कुल ही रिड्यूस होके 0.98 हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमको तो लग रहा है प्रोडक्शन बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, हर महीने प्रोडक्शन बढ़ ही रहा है, तो आपके हिसाब से तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है,
पर प्रोडक्टिविटी अगर आपने निकाली तो डिक्लाइन हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। आपको लगा केवल यहाँ नजरें डालते हो तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन अगर यहाँ डालते हो तो नंबर ऑफ आवर्स भी हमने हर महीने आपको ज्यादा दिए, नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा दिए तो उस हिसाब से प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा जितना आपको लग रहा है कि हमने कर लिया। तो प्रोडक्शन आपका क्या हुआ, हमने डिवाइड करके देखा तो डिक्लाइन हो गया। तो बस इतना ही बताना है। इंटरप्रिटेशन ये है कि ऑल्दो प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग बट प्रोडक्टिविटी इज डिक्लाइनिंग। ठीक है, रीजंस नहीं पूछे हैं। ठीक है, योर इंटरप्रिटेशन इज जस्ट और आंसर खत्म। अब ये 4 मार्क्स का आए तो आपको 4 मार्क्स का मिल जाएगा। ठीक है, हाँ मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन। कैलकुलेट स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर शिफ्ट। 8 घंटे काम देते हैं हम आपको कि भाई आओ 8 घंटे काम करो, तो उस हिसाब से स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आपको कैलकुलेट करना है। कितना घंटे प्रोडक्शन करके दे दोगे 8 घंटे काम करोगे तो? विद द फॉलोइंग डेटा, ऑब्जर्व टाइम पर यूनिट 5 मिनट। यानी कि हमने ऑब्जर्व किया। देखो क्या होता है, ऑब्जर्व कौन करता है? ऑब्जर्व का मतलब ऑब्जर्वेशन जो है, ऑब्जर्वेशन हमेशा ज्यादातर कंपनी में जो मैनेजर होते हैं वो, या जो आपके ऊपर आपका जो बॉस बैठा है वो, या आपका जो सुपरवाइजर होता है वो। तो फैक्ट्री में ऐसा होता है कि जो थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं या जो फैक्ट्री में लेबर बनने के लिए रेडी है, मशीनों पे ये मशीन्स लगी हुई है और इन मशीनों पे लेबर्स के हैं काम कर रहे हैं। ठीक है, दीज लेबर्स आर वर्किंग ऑन द मशीन्स। पर एक आदमी ऊपर बैठा दिया जो इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा है और वो समझदार है, तो वो मशीनों के और आदमियों को देखता है और वो एक अपनी फाइल में नोट डाउन कर रहा है कब कौन कितने बजे आया, कौन आदमी ने कितने घंटे काम किया, तो वो अपनी डायरी में मेंटेन कर रहा है। तो ये आपका सुपरवाइजर है। तो उसके ऑब्जर्वेशन बेसिस पर हम देखो एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो ही इज ऑब्जर्विंग, तो उस इस आदमी के हिसाब से, अब इसका नाम कुछ भी रख दो, आदित्य। ठीक है, तो आदित्य सुपरवाइजर है और वो सुपरवाइज कर रहा है कि ना आपके जो ऑब्जर्व टाइम 1 यूनिट को बनाने में 5 मिनट लगेंगे, उसने देख लिया इनको काम करते वक्त। ठीक है, रेटिंग फैक्टर। रेटिंग फैक्टर का मतलब क्या है कि हम है ना वर्कर की जो काम करने की स्पीड है उस हिसाब से हम उनको रेटिंग करेंगे। रेटिंग का मतलब उनको रेट्स देंगे या उनको उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर क्या करेंगे, एक तरीके से मार्क्स देते हैं, जैसे मार्क्स देंगे तो रेटिंग वही होता है। तो रेटिंग फैक्टर 120% हमने फिक्स किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको रेटिंग फैक्टर के बारे में लिखना है तो लिख लो, क्योंकि कहीं और तो मिलने वाला है नहीं। तो कि जो आपका स्पीड ऑफ वर्कर है, स्पीड ऑफ वर्कर है ना, इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड टाइम, ये लिख लो। आप लिख लो इसको, क्या ये लिख लो कि जो आपका स्पीड है ना, काम करने की जो स्पीड है, तो उस स्पीड के हिसाब से भाई हम आपको स्टैंडर्ड टाइम कितना अलॉट करेंगे और आप काम कितनी देर में खत्म करोगे, इन दोनों के अंतर पर हम आपको रेटिंग देंगे। ठीक है, अच्छा करोगे तो रेट्स ज्यादा मिल जाएगी, अगर कम करोगे टाइम मतलब 5 मिनट हमने आपको या इसने ऑब्जर्व किया या हमने जितना आपको अलाउ किया उससे भी अगर आप कम करते हो तो उस हिसाब से हम आपको रेट्स कम कर देंगे और आपको पैसा मिल जाएगा। फिर उसके बाद में हम आपको क्या कहते हैं कि भैया टोटल अलाउंसेस जो है वो आपका जो भी नॉर्मल टाइम होता है, अगर आपको अलाउंसेस हैं वो उसका 30% जो है आपको टोटल अलाउंसेस अलॉट होंगे। अब ये क्या कहता है कि ये तो हो गया सवाल। अब सवाल जवाब के हिसाब से आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रब करती हूँ, मुझे जगह चाहिए। क्या कहता है नॉर्मल टाइम। अब नॉर्मल टाइम कैसे निकालें, नॉर्मल टाइम तो दे ही नहीं रखा, तो नॉर्मल टाइम कैसे निकालें? तो मतलब नॉर्मली कितना मिनट लगना चाहिए, 1 यूनिट को बनाने में नॉर्मली कितना मिनट लगना चाहिए? तो देखो मैं आपको बताती हूँ, या तो मैं आपको सारे फॉर्मूलाज अलग से लिखा दूं फिर आपको क्वेश्चन करा दूं, बेटर यही है कि मैं आपको यहीं पे फॉर्मूला बना दूं आपके लिए। तो एक चीज, आप एक सर्कल बना लो, एक देखो सर्कल बना लो आप लोग, एक सर्किल ये बना लो, एक सर्किल ये बना लो और एक सर्किल ये बना लो। अभी समझ में आएगा, क्वेश्चन करने के बाद समझ में आएगा, पहले ही बताती हूँ क्वेश्चन करने के बाद मेरी बात समझ में आएगी। फर्स्ट वाला जो टाइम है उसको लिख लो आप ऑब्जर्व टाइम। ठीक है, सेकेंड वाला सर्किल है उसको आप लिख लो नॉर्मल टाइम।
और जो आपका थर्ड वाला सर्किल है लास्ट और फाइनल, उसको लिख लो स्टैंडर्ड टाइम। आप प्लीज उसको नोट करिए, आपको थोड़ी चीजें क्लियर होगी। आपने नोट डाउन कर लिया? क्योंकि मुझे रब करना है। क्या आपने नोट डाउन किया? हाँ मैम। ठीक है, एक बार हम अपने सुपरवाइजर को यहाँ से हटा रहे हैं और कुछ लिखने के लिए जगह बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो आप ये देखो कि एक है नॉर्मल टाइम, जो सबसे मतलब ऑब्जर्व टाइम है, वो हमने जो ऑब्जर्व किया, फिर उसकी हेल्प से हम निकालते हैं नॉर्मल टाइम, फिर नॉर्मल टाइम की हेल्प से हम निकालते हैं स्टैंडर्ड टाइम। मतलब अगर आपको स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है तो नॉर्मल निकाल सकते हो, अगर नॉर्मल दे रखा है तो ऑब्जर्व निकाल सकते हो। हमारे पास में क्या दे रखा है कल, तो ये बताओ। ऑब्जर्व टाइम दे रखा है, यानी कि ऑब्जर्व टाइम। अब हम क्या निकाल रहे हैं? नॉर्मल टाइम। तो नॉर्मल टाइम कैसे निकालना है कि जो भी आपका ऑब्जर्वेशन आया है सुपरवाइजर का कि 5 मिनट लग रहे हैं उसको बनाने में, तो और रेटिंग फैक्टर हम क्या देंगे? 120%। तो आप ये बताओ कि आपका जो नॉर्मल टाइम है वो कैसे निकल पा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है? आप बताओ। 5 इंटू 120%। आपका जो ऑब्जर्वेशन है कि उसको काम करने में 5 मिनट लगते हैं और हमने रेटिंग दे दी उसको 120%। अगर आप ऑब्जर्वेशन टाइम को रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप ऑब्जर्वेशन टाइम को रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका कितना निकल के आया? 6 मिनट। नॉर्मल टाइम निकल के आया आपका 6 मिनट। यानी कि हमने ये देखा कि अगर 5 मिनट उसको लग रहे हैं सुपरवाइजर के हिसाब से और उसको रेटिंग हमने कर दी 120%, तो नॉर्मली उसको कितना लगना चाहिए? 6 मिनट। तो आप ये देखो कि आपका जो ऑब्जर्व टाइम है उससे बड़ा होता है नॉर्मल टाइम। आपका ऑब्जर्व टाइम आया 5 मिनट और नॉर्मल टाइम आएगा उससे बड़ा 6 मिनट। तो यहाँ आ गया ये 6 मिनट। यानी कि अगर हमारा जो सुपरवाइजर है वो कहता है कि हमारे जो लेबर है वो फास्ट है, नॉर्मली उसको लगना चाहिए 6 मिनट किसी को काम को कंप्लीट करने में या यूनिट बनाने में, लेकिन उसने बना दी 5 मिनट में। ठीक है, तो हमने उसको रेटिंग दे दी कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, 5 मिनट की जगह 6 मिनट की जगह 5 मिनट, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो हम ये कह रहे हैं कि वो 20% अबव काम कर रहा है। ठीक है, तो उसका रेटिंग 120%। इस तरीके से उसने पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 120% उसको हमने रेटिंग दी थी। तो नॉर्मली मतलब उसको लगना चाहिए था 6 मिनट। ठीक है, लगना चाहिए था 6 मिनट। तो ये इसका नॉर्मल टाइम निकल के आ गया। यहाँ लगना ऑब्जर्व टाइम इज लेस देन द नॉर्मल टाइम। फिर उसके बाद में हम क्या कह रहे हैं कि इसने अलाउंसेस, अलाउंसेस क्या है? 30% ऑफ नॉर्मल टाइम। तो नॉर्मल टाइम आपका 6 मिनट निकल के आया है ना जी। तो 6 मिनट का है, 6 मिनट का आप 30% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 1.8 मिनट। भाई 30% आप, भाई आपका नॉर्मल टाइम कितना है? 6 मिनट। 6 मिनट का 30% निकालना है, तो क्या आ जाएगा आपका टोटल अलाउंसेस? तो आपका आ गया 1.8 जो है अलाउंस है, आपको अलाउ कर रहे हैं। तो अभी आप समझना कि आपका फिर हमको निकालना है स्टैंडर्ड टाइम। कैसे निकालोगे? आपका जो स्टैंडर्ड टाइम आपको लगना चाहिए वो लगना चाहिए नॉर्मल टाइम 1 यूनिट का, प्लस आपको और भी हम फर्दर अलाउ करते हैं कि चलो ठीक है, जैसे होता है ना कि जैसे 6 मिनट तो आपको नॉर्मली 1 यूनिट को बनाने में लगेगा, वो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया। तो 1 यूनिट बनाने में 6 मिनट लगेगा, फर्दर हमको आपको 1.8 मिनट एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि फर्दर आपको 1.8 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो आपको स्टैंडर्ड टाइम हमने फिक्स किया 7.8 मिनट्स पर यूनिट बनाने में। 1 यूनिट बनाने में हम आपको देखो ज्यादा टाइम दे रहे हैं। तो मेरी बात समझना, आप क्या कह रहे हैं हम लोग कि आपका ऑब्जर्वेशन सवाल में दे दिया, नॉर्मली आपको 6 मिनट लगना चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इधर उधर आपको जो किसी यूनिट को बनाने के लिए आप उसको उठा के टेबल पे लेके आ रहे हो, फिर आप उसको टेबल पे दूसरी चीजों को असेंबल कर रहे हो, इधर उधर से दूसरी को असेंबल करने में किसी को इधर से उठा के लाते हो, किसी को उधर से उठा के लाते हो, फिर उसमें आपको थोड़ा बहुत आपकी स्पीड कम ज्यादा हो, तो हम आपको 1.8 एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। तो इस हिसाब से हम, कंपनी तो स्टैंडर्ड टाइम लगा के बैठी है 7.8 मिनट्स। कंपनी कितना लगा के बैठी है? 7.8 मिनट्स पर यूनिट। तो ये आपका आ गया स्टैंडर्ड टाइम। अब आपसे वो क्या पूछता है भाई? कैलकुलेट स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर शिफ्ट। एक शिफ्ट अगर 8 घंटे की है तो आप कितना प्रोडक्शन कर लोगे? कितना प्रोडक्शन कर लोगे, है ना? तो बताओ, आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है आपने कहा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, तो स्टैंडर्ड टाइम की हेल्प ले लो ना, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम 7.8 है। तो आप ये देखो 7.8 जो है वो इसने लिखा डिनोमिनेटर में, और आपको कितने घंटे अलाउ है? 8। तो पहले देखो 8 आवर्स की शिफ्ट है, और अगर आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दोगे तो कितने कितने मिनट्स की शिफ्ट है? 480
480 मिनट्स पूरे दिन काम करना है। अब ध्यान देना, 1 यूनिट को बनाने में कंपनी कहती है हम तो आपको स्टैंडर्ड टाइम दे रहे हैं 7.8 मिनट, और आपके पास में पूरे दिन में 480 मिनट है, तो कितना यूनिट्स बना के दे दो हमको, बताओ। 1 यूनिट को बनाने में आपको 7.8 मिनट लगने वाले हैं, और हम आपको देते हैं 480 मिनट, तो कितने यूनिट्स बना के दे दोगे? 480 डिवाइडेड बाय 7.8, दोगे कि नहीं दोगे? यस मैम। तो इस हिसाब से आप बना दोगे 61.5 यूनिट्स, 54 यूनिट्स। कितनी बना दोगे? 61.54 यूनिट्स। ठीक है जी। ये अब और बता दूं आपको मैंने कौन सा चैप्टर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मैंने आपको उसमें टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, मोशन स्टडी, सारी वो चीजें पढ़ाई थी, याद है आपको? क्या आपको याद है मैंने आपको कभी टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, वर्क स्टडी कुछ पढ़ाया था? 4th चैप्टर में आपका 2nd टॉपिक था, तो उसमें जो टाइम स्टडी नाम का जो टॉपिक था ना, ये टाइम स्टडी है। कौन सा है ये टॉपिक? थ्योरी वहां पर है, प्रैक्टिकल यहाँ पर है। ठीक है, थ्योरी तो वहां पर है और प्रैक्टिकल, अगर आप सोचो कि कौन सा टॉपिक है तो ये टाइम स्टडी है। आप टाइम को ही तो स्टडी कर रहे हो, उसके बाद में तो आप अपना कैलकुलेशन निकाल रहे हो। ठीक है, तो मेरे को लगता है क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। देखो इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं फटाफट कि ये कहता है कि एक पैकेजिंग डिपार्टमेंट है सॉफ्ट ड्रिंक्स का, सॉफ्ट ड्रिंक को पैक करने का काम है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सॉफ्टवेयर की। उन्होंने रिवील किया या पता लगा कि फॉलोइंग फैक्ट्स फॉर ए वर्कर बसंत राव पाटिल, एक बसंत राव पाटिल का एक हमने चार्ट बना रखा है, और उस चार्ट के आधार पे हम उनको रेटिंग देते हैं। देखो उनको हमने रेटिंग दी है, उनके परफॉर्मेंस के आधार पे हमने रेटिंग दी है। क्या है, हमने 4 तरीके के काम देखे कि बसंत राव गेट एम्प्टी कार्टन, कार्टन मतलब वो जो होता है ना जिसमें हम पैक करते हैं सामान को, वो कार्टन को उठा के लाने में, देखो नंबर ऑफ साइकिल, देखो ये यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ साइकिल, फर्स्ट साइकिल में देखा, सेकंड साइकिल में देखा, थर्ड में, फोर्थ, ऐसे 4 साइकिल्स है। और काम क्या है, ये नीचे काम दे रखे हैं कि गेट एम्प्टी कार्टन, भाई तुम जाओ एक खाली डब्बा उठा के लाओ, उसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल भरनी है। तो पहली साइकिल में हमने उसको चेक किया तो उनको लगा इतना टाइम 0.15 मिनट्स। ठीक है, फिर हमने उस सेकंड साइकिल पे उनको देखा तो उनको खाली डब्बा उठा के लाने में 0.25, थर्ड साइकिल में उनसे कुछ काम नहीं करवाया, फोर्थ साइकिल में उनको लगा 0.17। तो 4 बार उनको हमने देखा, 4 बार ऑब्जर्व किया, उनको टाइम स्टडी कर रहे हैं एक्चुअली उनकी। ठीक है, तो देखा कि भैया वो 90% ही परफॉर्मेंस है। अब जैसे भी निकालिए मैं बताऊंगी कि 90% उन्होंने कैलकुलेट की है, आपको तो डायरेक्ट दे रखी है, तो वो कैलकुलेट भी कैसे की है उसका एक आइडिया दे देंगे बाद में। बसंत राव पाटिल का दूसरा काम है प्लेस 30 बॉटल्स इन अ कार्टन, एक डब्बे में 30 बॉटल जमानी है उनको। तो पहली साइकिल में जब उनको ऑब्जर्व किया तो इतना टाइम लगा, दूसरी में ये करा उन्होंने, स्टार कर दिया, यानी कि उनके हाथ से बॉटल स्लिप हो गई है और टूट गई है। दूसरी साइकिल में क्या परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस ये थी कि उनके हाथ से बॉटल छूट गई, स्लिप हो गई। तीसरे राउंड में उनको इतना लगा और चौथे राउंड में उनको इतना टाइम लगा, तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, मतलब औरों के कंपैरिजन में। जो हमने चार्ट बना रखा है, परफॉर्मेंस रेटिंग अलॉट करने की चार्ट बना रखा है, उस चार्ट के हिसाब से ही इज गुड एट दिस काम, बॉटल भरने में। तीसरा काम है क्लोज द कार्टन सेट असाइड, कार्टन को बंद करना, उस पर टेप चिपकाना, और फिर उसको जहाँ पे सब सारा सामान रखते हैं जमाने का वहां पे रख दिया। उस वक्त उनको इतना टाइम लगा, और ये क्रॉस कहाँ से आ गए, जीसस क्राइस्ट। एम्प्टी कार्टन नॉट सेट असाइड एंड यूज्ड फॉर पैकेजिंग इन द नेक्स्ट साइकिल। मिस्टर पाटिल राव भूल गए डब्बे को जमा के वहीं रख दिया, वहां जहाँ उनको डब्बा रख के आना था ना दूसरे रूम में, वो वहां रख के नहीं आए, तो वो उनका जो टाइम वेस्ट हो गया। मतलब एम्प्टी कार्टन नॉट सेट असाइड मतलब साइड में रखना था ना, और एंड यूज फॉर, और दूसरे काम में लग गए, दूसरे साइकिल में चले गए, पहले वाले डब्बे को रख के नहीं आए, तो ये उनका यहाँ पे मार्क लग गया। फिर ये तीसरे साइकिल, चौथे साइकिल, इस प्रकार से ये परफॉर्मेंस है। और डी वाला स्मोकिंग, मिस्टर पाटिल स्मोक करते ही नहीं है, 4 साइकिल में एक बार स्मोक करने गए थे और थोड़ी देर में स्मोक करके आ गए, और इसकी स्मोकिंग की भी कोई परफॉर्मेंस होती है क्या कि कितने, इसकी कोई परफॉर्मेंस रेटिंग नहीं होती है। ये सवाल है आपका, ये सवाल है आपका कि आपको एक रेटिंग चार्ट दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ काम, उन्होंने जो भी काम धाम किया है। कैलकुलेट स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बाय बसंत राव, 8 घंटे वो भी काम करने आते हैं। When the unit standard rules allow 10% as a allowance factor, ठीक है,
10% क्या करते हैं, स्टैंडर्ड रूल है कि उनको 10% अलाउ करते हैं हम एक्स्ट्रा टाइम। क्या है, अब देखो एवरेज टाइम फॉर एक्टिविटी, एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट था कि खाली डब्बे लेके आना। अगर हमें खाली डब्बे लेके आना है तो उस हिसाब से मिस्टर राव का पहली साइकिल, दूसरी साइकिल, 3 साइकिल में, थर्ड साइकिल में काम नहीं किया था, पहली साइकिल, दूसरी साइकिल और फोर्थ साइकिल में काम किया और डिवाइड बाय 3, तो एवरेज टाइम हमने निकाल लिया। ऑन एन एवरेज उनको एक काम करने में इतना लगता है। भैया सबका अलग अलग करने से हमें एवरेज निकालने तो ज्यादा बेटर, तो एवरेज टाइम इतना लगा, दूसरा काम करने में इतना टाइम लगा, तीसरे टाइम करने में इतना एवरेज टाइम लगा। अब ये कहता है कि अगर आपको एवरेज टाइम के हेल्प से अब नॉर्मली कितना टाइम लगना चाहिए, तो नॉर्मल टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आप जब भी आपको परफॉर्मेंस रेटिंग दे रखी हो ना, जब भी आपको परफॉर्मेंस रेटिंग दे रखी हो, तो उनका जो उन्होंने जो कितना काम लिया है, कोई भी इंसान, ये ध्यान रखना, हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें भी जो इंसान काम कर रहा है, जो उसने काम किया है, तो इसने हम ये कह देंगे कि एक काम 0.19 मिनट में किया है और उसको उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग जो है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या निकल के आएगा। या आप ऐसे देखो कि आपका जो ऑब्जर्वेशन टाइम है ना, अगर उसको आप अपनी रेटिंग से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा नॉर्मल टाइम निकल के आता है। आपको पिछले वाला चार्ट ये सर्किल याद होगा, आपका ऑब्जर्व टाइम अगर परफॉर्मेंस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो ऑब्जर्व टाइम है वो कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल टाइम में। तो आपका नॉर्मल टाइम कहाँ से आएगा कि आपका जो ये एवरेज टाइम है उसको परफॉर्मेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा नॉर्मल टाइम। फिर आपने तीनों काम का लिए किया तो आपका तीनों का टोटल कर दिया तो ये आपका क्या आ गया, नॉर्मल टाइम आ गया। दिस इज नॉर्मल टाइम। क्या निकल, नॉर्मल टाइम निकल के, एक सेकेंड बेटा, नॉर्मली हमको 2.101 मिनट लगने वाला है किसमें, पैकेजिंग में। मतलब उसका काम क्या है, पैकेजिंग करना, खाली डब्बे लाना, सामान जमाना और चिपका के उसको दूसरे रूम में रख के आना। तो ये जो काम है उस काम में उनको नॉर्मली इतना टाइम लगता है 2.101 मिनट, 2 मिनट। ठीक है, अब ये क्या कहता है हमको, एक्चुअली क्वेश्चन में क्या बोलता है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकाल के दिखाओ। तो अगर आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर पहुंचना है तो पहले स्टैंडर्ड टाइम लेके आते, तो अब नॉर्मल टाइम आ गया, अब हमको स्टैंडर्ड टाइम पे जाना है। तो स्टैंडर्ड टाइम पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो नॉर्मल टाइम है वो इतना है, ठीक है। और हम आपको एक ये फॉर्मूला याद कर लो आप लोग कि आपका जो भी नॉर्मल टाइम होगा आप उसमें से 1 माइनस आपका जो अलाउंस है फैक्टर उससे डिवाइड कर दो अगर, तो आपका डायरेक्ट ही क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम निकल के आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड टाइम के लिए आप याद कर लो, नॉर्मल टाइम आपका इतना लगेगा 1 माइनस 10% आपका, एक हमको क्या कर रहे हैं, आपको अलाउ कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा टाइम और अलाउ करते हैं, तो आपको एक्चुअली 2.101 की जगह अगर 2.334 मिनट्स भी लग गए तो हमारे लिए ओके, कंपनी के लिए स्टैंडर्ड टाइम ये ओके है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये नॉर्मल टाइम है ना, क्योंकि हमने आपको बोला है कि आपके नॉर्मल टाइम के बाद में स्टैंडर्ड टाइम आएगा, तो दैट विल बी बिगर देन द नॉर्मल। आपको देखा ऑब्जर्व से बड़ा नॉर्मल होगा, नॉर्मल से बड़ा स्टैंडर्ड टाइम आएगा, यानी कि ज्यादा ही आएगा। नॉर्मल टाइम से स्टैंडर्ड टाइम निकल के आया इतना। अब आप स्टैंडर्ड टाइम की हेल्प से क्या निकाल लोगे, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकाल लोगे, जैसे कि आपने पहले भी निकाला कि आपको 1 यूनिट बनाने में कितना लगने वाला है स्टैंडर्ड टाइम, 1 यूनिट में, या पैकेजिंग, एक पैकेजिंग तैयार करने में आपको इतना मिनट लगने वाला है, ठीक है। तो आप बताओ आप कितने डब्बे या कितने कार्टन, 8 घंटे काम करोगे, 8 घंटे की शिफ्ट में कितने कार्टन रेडी कर दोगे, 205। कैसे, 8 घंटे की शिफ्ट 60 मिनट के हिसाब से, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मिनट में है तो इसको भी हमने मिनट में कन्वर्ट किया, तो 480 मिनट में आप कितना कार्टन मतलब तैयार कर दोगे, तो डिवाइडेड बाय 2334, तो आपके कितने डब्बे, 205 डब्बे आप रेडी कर दोगे, 0.66 भी दे रखे, तो 205 कार्टन आप क्या कर दोगे, पैकिंग करके तैयार कर दोगे, आपका पैकेजिंग का ही काम है। देखो मैं आपको ना मॉड्यूल में इसीलिए थोड़ा करवा रही हूँ ताकि ना आप लोग है ना, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। वैसे ही आपको ज्यादा टेबलें बनानी नहीं है वहां पर, आपको मैंने बता दिया है, और तो मैं क्या आपको मंत्र दूं। फिर भी एक डिपार्टमेंट है जो 8 घंटे काम करता है, 288 डेज, पूरे साल में 288 डेज काम करते हैं। वैसे तो 365 डेज काम होता है ना, 365 में से अगर 288 डेज ही काम हुआ है तो 77 दिन की छुट्टियां। एंड द यूसेज डेटा ऑफ अ मशीन एज गिवन। अब ये आपको डेटा दे रखा है कि ABC 3 तरीके का सामान बनाते हो और उसकी ये डिमांड दे रखी है इतनी इतनी यूनिट्स की, आप उनको प्रोसेस करते हो, स्टैंडर्ड टाइम इन आवर्स। ये आपको टाइम दे रखा है कि भैया आपको 5 घंटे एक यूनिट, ये ऐसे लिखो 5 आवर्स पर यूनिट लगेगा, ठीक है, ये ऐसे लिख लो। तो 325 यूनिट बनाने में 5 घंटे के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा।
450 इंटू 4 इतना टाइम लगेगा, और 550 इंटू 6 इतना टाइम लगेगा, टोटल इतना टाइम लगेगा। ये आपका टोटल प्रोडक्शन टाइम लगने वाला है, ठीक है, टोटल टाइम टू प्रोड्यूस ऑल दीज यूनिट्स। अब ये कितनी यूनिट्स है आपके पास में, वो आप कैलकुलेट कर लेना। आपसे पूछता क्या है वो देखे, प्रोसेसिंग टाइम नीडेड इन आवर्स टू प्रोड्यूस एबीसी, तो ये रहा प्रोसेसिंग टाइम, खत्म। फिर पूछता है, ये क्वेश्चन खत्म, फिर बोलता है एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ वन मशीन इन स्टैंडर्ड आवर्स। तो अब ये बोलता है कि एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक मशीन की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी, ठीक है, और स्टैंडर्ड आवर्स में बताना है आंसर। तो आप बताओ कि ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, ना आपको कोई घंटे काम में लेना ना यूनिट्स, आपको ये बताना कि अगर 8 घंटे रोज काम होगा और 288 डेज तक होगा, तो बताओ कितने घंटे काम होगा, बताओ। एक मशीन रोज 8 घंटे चलती है और 288 दिन तक आप काम करोगे, तो बताओ, क्योंकि मैन तो है नहीं, तो मशीन ही काम कर रही है, आपको दे रखी है मशीन है ना, बताओ 288 इंटू 8 कितना हो गया, 2304 आवर्स। कितने घंटे काम होगा पूरे साल में, कितना इजी है। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी एक मशीन की ये हो गई 2304 आवर्स पर ईयर, ठीक है, ये सेकंड भी हो गया। थर्ड बोलता है भैया इतने सारे प्रोडक्शन करने हैं, बताओ कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी, इतनी मशीनें, तो आपको 6725 घंटे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आपको 6725 घंटे काम करोगे तो ये आपकी सारी यूनिट्स बन जाएगी। कितनी यूनिट्स थी, 325 यूनिट, 450 यूनिट्स और 550 यूनिट। तो 1325 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको इतने घंटे काम करना पड़ा मशीनों को। तो आपसे क्या पूछता है, नंबर ऑफ मशीन्स कितनी चाहिए, बताओ, क्या आप बता सकते हो। एक मशीन काम करेगी 2304 घंटे, एक मशीन काम करेगी 2304 घंटे, और आपने प्रोडक्शन करके कितने घंटे काम करवा लिया, 6725। तो कितनी मशीनें रही होंगी। तो आपका जो प्रोडक्शन आवर्स है डिवाइडेड बाय आपका जो प्रोडक्शन आवर के बाद में आपने जो निकाला ना आपका वन पर मशीन का प्रोडक्शन, ये आपका क्या है, एक मशीन का प्रोडक्शन है, तो पर मशीन कितना प्रोडक्शन कर सकती है, 2304 घंटे। तो आपका कितना आ गया, 6725 डिवाइडेड बाय 2304, तो आपका आंसर आया होगा 2.9। तो यानी कि 2.9 नहीं, आपको टोटल 3 मशीनें चाहिए। आपको टोटल कितनी मशीनें चाहिए, 3 मशीनें चाहिए। अगर आप पर मशीन से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मशीन निकल के आएगी, अगर आप नंबर ऑफ मशीन से डिवाइड कर दोगे तो पर एक मशीन का प्रोडक्शन निकल के आएगा। तो ये आपका 9th क्वेश्चन खत्म हो गया। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना।